नमस्कार। जम्मू कश्मीर में 8 साल के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। परिसीमन का काम पूरा हो गया है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम भी नवंबर तक पूरा हो जाएगा। इन दो घटनाओं के बाद परिसीमन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर के अभी जो खबरें आई हैं, उनके बाद यह कहा जाने लगा है कि देश के इकलौते मुस्लिम बहुल राज्य में एक हिंदू मुख्यमंत्री हो सकता है। पहली बार होगा राजशाही खत्म होने के बाद, डोगरा घराने के महाराज हरि सिंह का राज खत्म होने के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है। इस देश में एक राज्य कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जहां मुस्लिम बहुल आबादी है, और दूसरा एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है, ज्यादा बड़ी है, बहुसंख्यक मुस्लिम है। तो लक्षद्वीप में प्रशासक भारत सरकार नियुक्त करती है और अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बतौर मुख्यमंत्री वहां जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो दोनों मुस्लिम बहुल राज्यों में अभी कह सकते हैं कि प्रशासक हिंदू हैं। लेकिन चुनाव के बाद पहली बार अगर कोई हिंदू मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर में तो यह बहुत बड़ी बात होगी, यह बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा और देश की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। यह काम अगर लोकसभा चुनाव के पहले होगा, जिसकी संभावना दिख रही है, तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घटना का कितना बड़ा असर देश की राजनीति पर होगा। कैसे जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है, इसकी जमीन परिसीमन के जरिए और मतदाता सूची में पुनरीक्षण को लेकर के जो नए कानून, जो नए नियम बने हैं, उनसे होता दिख रहा है। पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण की बात करें, जिसको लेकर के अभी ताजा खबर आई है, वो खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में बाहर के रहने वाले लोग, यानी जो गैर कश्मीरी लोग हैं, वो भी अब मतदान कर सकेंगे। इससे पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, इससे पहले भी वो मतदान कर सकते थे, लेकिन सिर्फ लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते थे। विधानसभा चुनाव और पंचायत के चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। अब विधानसभा चुनाव में भी गैर कश्मीरी लोग मतदान कर सकेंगे। यह संभव हुआ अनुच्छेद 35A हटने के बाद। अनुच्छेद 370 के साथ साथ अनुच्छेद 35A को भी 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के साथ ही ये दोनों प्रावधान खत्म हो गए थे। उसके बाद यह सुनिश्चित हो गया कि अब बाहरी लोग, जो प्रवासी लोग हैं, जो किसी न किसी वजह से अपने काम धंधे के सिलसिले में, अपनी नौकरी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में हैं, वो मतदान कर सकेंगे। वहां के जम्मू कश्मीर के चुनाव अधिकारी ने, मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि 25 लाख नए वोटर जुड़ेंगे। इन 25 लाख नए वोटर्स में कुछ तो ऐसे लोग होंगे, नौजवान होंगे, जो 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं और वो मतदाता बनेंगे। लेकिन एक बड़ी संख्या उन लोगों की होगी जो प्रवासी हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज में है या सेना में है। पहले सेना की बात करें, भारतीय सेना के कितने जवान जम्मू कश्मीर में तैनात होंगे, इसको लेकर के कोई स्पष्ट या निश्चित आंकड़ा नहीं है। सरकार सामरिक कारणों से, सुरक्षा कारणों से निश्चित आंकड़ा नहीं जारी करती है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 4 लाख से लेकर 9 लाख तक जवान तैनात है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 9 लाख का आंकड़ा दिया था, हालांकि उनकी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जो मिनिमम, जो कंजर्वेटिव आंकड़ा है, वो भी 4 लाख से 5 लाख का है, जिसमें आधे के करीब लोग नियंत्रण रेखा पर है और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जिसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और एसएसबी के जवान हैं, ये सब आंतरिक सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तैनात है। तो अगर ये 5 लाख की संख्या इनकी है, एक दूसरी जो बड़ी संख्या है वो प्रवासियों की है। एक अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 28 लाख के करीब प्रवासी हैं। 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा आबादी है और वहां 28 लाख के करीब प्रवासी हैं। इन प्रवासियों में जो पहले जम्मू कश्मीर में जो अधिवास प्रमाण पत्र हासिल करने का नियम था, उसके मुताबिक एक बड़ी आबादी है जो 10 साल या 15 साल या उससे ज्यादा समय से वहां रह रही है और उनके पास अधिवास प्रमाण पत्र है और वो उनके पास हो सकता है मतदाता सूची में उनका नाम भी हो, वोटर आई कार्ड भी हो। ऐसे लोगों की संख्या, एक अनुमान है, ये कोई पक्की संख्या नहीं है, एक अनुमान के मुताबिक 16 से 17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास अधिवास प्रमाण पत्र होगा, जो प्रवासी लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर 11 लाख ऐसे प्रवासी जिनके पास अभी वोटर आई कार्ड नहीं है, अधिवास प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें इस नए कानून, इस नए नियम के मुताबिक वहां मतदान करने का अधिकार मिलेगा। उनका मतदाता सूची में नाम शामिल होगा और उनका वोटर आई कार्ड बनेगा। ये 11 लाख लोग, ज्यादातर इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, जो सिर्फ इस वजह से कश्मीर जाते हैं क्योंकि वहां मजदूरी अच्छी मिलती है। बिहार और उत्तर प्रदेश या देश के कई राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में न्यूनतम मजदूरी ज्यादा है। तो अगर ये 11 लाख लोग अगर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में
मतदाता सूची में इनका नाम शामिल होता है, तो आप कल्पना करें कि कितना बड़ा फर्क आएगा। वहां एक विधानसभा 1 लाख से कुछ ज्यादा मतदाताओं की है, अगर उसमें 11 लाख नए मतदाता जुड़ते हैं जो प्रवासी हैं, तो वो कितना बड़ा असर करेंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन प्रवासियों में कुछ मुसलमान भी हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी संख्या हिंदू प्रवासियों की या हिंदू मजदूरों की है। यही स्थिति सेना और अर्धसैनिक बलों में है। अगर हम 5 लाख का एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेकर के चले और उसमें यह भी माने कि 2.5-3 लाख भी अगर मतदाता सूची में लोग अपना नाम शामिल कराते हैं, तो वो भी एक बड़ा आंकड़ा होगा। इनमें से ज्यादा की तैनाती कश्मीर घाटी में है। हालांकि घाटी की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, इसलिए नतीजों पर कोई बहुत असर हो सकता है न पड़े, लेकिन मतदान के प्रतिशत पर जरूर असर होगा और नतीजे जम्मू कश्मीर के जम्मू वाले संभाग में प्रभावित होंगे। तो ये एक बड़ा दाव इसको कह सकते हैं, जो एक लोकतांत्रिक भी है कि अगर वो वहां रह रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, तो उनको मतदान का अधिकार मिले। लेकिन राजनीतिक चुनावी नजरिए से देखें तो ये एक बड़ा दाव है भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला दाव है कि 15 लाख भी अगर नए मतदाता ऐसे बनते हैं जो हिंदू हैं या दूसरे गैर कश्मीरी हैं, तो उनका चुनाव नतीजों पर बहुत बड़ा असर होगा। अब इसको अगर जब परिसीमन के साथ मिलाकर के देखेंगे तो ये असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद कुल 90 सीटें कर दी गई हैं। पहले वहां 87 सीटें थी, वास्तविक अर्थों में व्यवहारिक रूप से 87 सीटें थी। ऐसे सैद्धांतिक रूप से जम्मू कश्मीर में कुछ 24 सीटें ऐसी हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, उनको अभी भी अपनी विधानसभा की संख्या में जोड़ा जाता है। हालांकि वो इलाका अभी पाक के अधिकार में है, गुलाम कश्मीर है, और ये माना जाता है कि जिस दिन वो भारत का हिस्सा बनेगा उन 24 सीटों पर चुनाव होंगे। उनको छोड़ दें तो 87 सीटें थी जम्मू कश्मीर की। उन 87 में से 4 सीटें चली गई लद्दाख के साथ। वो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वो लद्दाख में चली गई है। इस लिहाज से 83 सीटें बची थी। परिसीमन के बाद 7 नई सीटें जोड़ी गई हैं, इससे संख्या 90 पहुंच गई है। इन 7 सीटों में से 6 सीटें जम्मू संभाग में है और सिर्फ 1 सीट नई बढ़ी है कश्मीर घाटी में। तो जम्मू संभाग में जो सीटें बढ़ी हैं उसमें कम से कम 3 ऐसे इलाके हैं, ऐसे जिलों में बढ़ी हैं जहां 80 से 85% या उससे भी ज्यादा हिंदू आबादी है। कठुआ, सांबा और उधमपुर, इन इलाकों में 80 से 85% या इससे भी ज्यादा हिंदू हैं। किश्तवाड़, डोडा और राजौरी में भी बड़ी संख्या में हिंदू हैं, लेकिन उनकी आबादी 50% से कम है। इन इलाकों में यहां 6 नई सीटें बनने से जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब इस संभाग में, जम्मू संभाग में जो 6 सीटें बनी है, उससे यहां की संख्या बढ़ के 43 हो गई है। पहले 37 सीटें थी, जिनमें से 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी। आखिरी बार जब 2014 में चुनाव हुआ था उसमें 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2014 के चुनाव में। तो 37 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और अब ये 6 सीटें बढ़ी हैं। अगर बीजेपी इस 43 सीटों में से, अब बहुमत का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो वो 45-46 सीटों का बनता है, 90 के आधार पर 46 का बनता है। लेकिन जम्मू में बीजेपी इस आधार पर चुनाव लड़ती है कि हिंदू मुख्यमंत्री बनाना है, तो निश्चित रूप से उसका आंकड़ा पिछली बार से बेहतर होगा। पिछली बार 25 सीटें थी, इस बार 6 नई सीटें बढ़ी हैं और वोट का आंकड़ा, जो प्रवासी और गैर कश्मीरी लोगों को जो वोटर बनाया जा रहा है, उससे वोट का आंकड़ा बदल रहा है। तो वहां बीजेपी के सीटों की संख्या बढ़ सकती है। तो कश्मीर घाटी में अभी बीजेपी सीट हासिल करने या चुनाव जीतने की संभावना नहीं देख रही होगी, निश्चित रूप से नहीं देख रही होगी, क्योंकि जिस तरह का डिवीजन है धर्म के आधार पर जम्मू और कश्मीर में, उस तरह उसमें बीजेपी अपने लिए कोई संभावना नहीं देख सकती है। लेकिन बीजेपी सज्जाद लोग और इस तरह के कुछ और नेताओं के जरिए कश्मीर घाटी में ऐसी राजनीति करेगी कि वहां जो सीटें हो उसमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियां कुछ सीट जीत सकें। उसके बाद बीजेपी का पहला गेम प्लान यह होगा कि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे। पिछली बार 2014 के चुनाव में 3 सीटों से बीजेपी पीछे रह गई थी। सबसे ज्यादा 28 सीटों के साथ पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी हुई थी और 25 सीटें जीत करके बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार बीजेपी का प्रयास होगा कि वो अपने सीटों की संख्या बढ़ाए और वो सबसे बड़ी पार्टी बने, जो बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है। परिसीमन के बाद की स्थितियों और गैर कश्मीरी मतदाताओं की संख्या बढ़ने से भाजपा को यह फायदा होगा कि वो जम्मू संभाग से ही इतनी सीटें ले ले कि वो सबसे बड़ी पार्टी हो जाए। अकेले जम्मू संभाग से तो बहुमत नहीं मिलेगा, अगर सभी सीटें जीत जाए तब भी बहुमत नहीं होगा। लेकिन अब वो इतनी जल्दी बीजेपी ऐसा कर भी नहीं सकती है कि कोई ऐसी चीज करे कि वो सभी सीटें जीत जाए और अकेले जम्मू संभाग से बहुमत हासिल कर ले। इसके बावजूद बीजेपी के लिए बहुत आदर्श स्थिति जम्मू कश्मीर में बन गई है। परिसीमन की वजह से बढ़ी हुई सीटों और मतदाता सूची में पुनरीक्षण के बाद उसमें गैर कश्मीरियों के वोट देने के अधिकार से बीजेपी वहां
सबसे बड़ी पार्टी बनने और अपना मुख्यमंत्री बनाने, मुस्लिम बहुल राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री बनाने का काम पूरा कर सकती है। यह बीजेपी की बहुत बड़ी योजना है और सफल हुई तो 2024 के चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा होगा। सिर्फ इस मुद्दे के दम पर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। परिसीमन के दौरान लोकसभा सीटों का भी आंकड़ा बदला है, लोकसभा सीटों का भी स्वरूप बदला है, लेकिन वो अभी विचार का मुद्दा नहीं है। लेकिन इस परिसीमन के बाद पहली बार शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें 6 सीटें जम्मू में है और 3 सीटें कश्मीर में है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटें आरक्षित की गई हैं और विस्थापितों के लिए भी आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया कि उनके लिए भी सीट आरक्षित की जाए। इसका भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।